Hello students, today our topic is Python programming and in this lecture we are going to discuss some basic program related to Python programming. So let's start. तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रोग्राम लास्ट वीडियो में हमने समझाया था कि किस तरीके से py.3 एप्लीकेशन का यूज़ करके आप प्रोग्राम को रन कर सकते हैं और इसके लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि आपके पास अपना पर्सनल कंप्यूटर हो। आप स्मार्टफोन है अगर आपके पास, ठीक है, तो इसमें एक एप्लीकेशन है एंड्रॉयड की एक एप्लीकेशन है एंड्रॉयड मोबाइल पे जो रन करती है py.3, उसका यूज़ करके आप रन करा सकते हैं प्रोग्राम। तो आज हम प्रोग्राम नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे हम बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे उसके ऊपर, और एक बार क्लियर हो जाने के बाद फिर हम देखेंगे अपना जो हमारा मेन सिलेबस है या जो मेन हमारा पाइथन प्रोग्रामिंग जो 11th में पढ़ाई जाती है। तो सबसे पहले प्रोग्राम नंबर 1, पाइथन प्रोग्राम टू ऐड 2 नंबर्स को हमें ऐड करना है। तो जैसे मैंने पिछली बार ही बताया था, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि सबसे पहले आपके पास 2 नंबर्स होने चाहिए, ठीक है। तो हमें 2 नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम वेरिएबल नेम लेंगे। जैसे आपसे कहा जाता है जनरली मैथमेटिक्स में भी कि 2 नंबर्स को ऐड कीजिए, तो आप लेंगे a = 5, b = 6, या फिर आपसे मान लीजिए कहा जाता है कि एरिया ऑफ सर्कल निकालिए, तो आप वेरिएबल का नेम r लेते हैं। या आपसे कहा जाता है सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कीजिए, तो आप प्रिंसिपल अमाउंट के लिए p से, रेट को r से, और टाइम को t से रिप्रेजेंट करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट को SI से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सब हम क्या करते हैं, ये हम वेरिएबल नेम लेते हैं। और ये वेरिएबल नेम एक्चुअली वेरिएबल इसीलिए बोला जाता है इनको क्योंकि इनकी वैल्यू वेरी कर सकती है, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। जो आप देंगे उसी के अकॉर्डिंग फाइनल रिजल्ट आपका कैलकुलेट होकर आएगा। तो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर हमें यहाँ पर कि 2 नंबर्स को ऐड करना है, तो सबसे पहले हमारे पास 2 वैल्यूज़ होनी चाहिए और वो वैल्यू आपको एक वेरिएबल में स्टोर होनी चाहिए। वो वैल्यू कुछ भी हो सकती हैं। तो हमने एक वेरिएबल लिए num1 और num2। यहाँ पर मैं एक बात फिर से क्लियर कर दूँ कि वेरिएबल नेम लेने के लिए, या जिसे हम आइडेंटिफायर बोलते हैं हम, तो उसमें के कुछ रूल्स हैं। और वो रूल ये हैं कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कि वेरिएबल नेम लेटर, नंबर और अंडरस्कोर से मिलके बन सकता है। अंडरस्कोर के अलावा आप किसी और स्पेशल कैरेक्टर को यूज़ नहीं कर सकते। सेकंड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस, एंड आप कीवर्ड का यूज़ नहीं कर सकते। तो आपको कीवर्ड पता होनी चाहिए। जब आपको कीवर्ड पता होंगे तो ऑब्वियसली आप कीवर्ड का यूज़ नहीं कर पाओगे। और मेरा ये सजेशन है आपको कि जब आप कोई वेरिएबल नेम लें तो उसमें कैपिटल लेटर ज़रूर यूज़ करें, क्योंकि चूँकि पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है और सिर्फ 3 कीवर्ड ऐसे हैं, ट्रू, फॉल्स और नन, जिसमें फर्स्ट लेटर कैपिटल है, बाकी सभी स्मॉल लेटर्स में लिखे जाते हैं। तो होगा क्या कि अगर आपने गलती से कोई कीवर्ड ले भी लिया इन एनी केस, तो वो वेरिएबल नेम कंसीडर हो जाएगा अगर आपने उसमें अपर केस लेटर का यूज़ किया है तो। क्लियर? तो ये ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क कीजिए इसमें। और एक रूल ये था कि इसमें आप लेंथ की जहाँ तक बात है, तो लेंथ आप कितनी भी ले सकते हैं, लेकिन हम लेंथ बहुत ज़्यादा लेंथ का वेरिएबल नेम इसलिए नहीं लेते क्योंकि हमारा मेन फोकस रहता है यहाँ पर कि समहाउ प्रोग्राम का मैं जो वेरिएबल नेम हो छोटा हो, ताकि टाइप करने में आसानी हो, यूज़ करने में हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो हम छोटा नेम लेते हैं और ऐसा नेम लेते हैं जो प्रोग्राम प्रॉब्लम को रिफ्लेक्ट करता है। जैसे यहाँ पर अगर हम नंबर 1 और नंबर 2 लेंगे, तो या फिर हम नंबर 1 नंबर 2 ले सकते हैं, तो A B C D ऐसे लेने से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब इसमें ये प्रॉब्लम को रिफ्लेक्ट नहीं करते। नंबर 1 नंबर 2 ले रहे हैं तो ये बता रहा है कि हाँ, ये एक नंबर 1 है, ये नंबर 2 है। तो आप कोशिश कीजिए कि इस तरह के वेरिएबल नेम लें जो प्रॉब्लम को रिफ्लेक्ट करें। तो फिलहाल मैंने यहाँ पर नंबर में एक वैल्यू स्टोर कर दी है 1.5, नम2 में एक वैल्यू स्टोर कर दी 6.3। अब मेरे पास 2 वेरिएबल हैं, नम1 एंड नम2, और मुझे इन दोनों नंबर को ऐड करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है num1 = 1.5, इट डजंट मीन दैट num1 1.5 के इक्वल है। इट सिंपली मीन्स दैट 1.5 इज असाइन टू num1। ये असाइनमेंट ऑपरेटर, और असाइनमेंट हमेशा राइट टू लेफ्ट होता है। तो राइट हैंड साइड में जो वैल्यू होती है वो लेफ्ट हैंड साइड के वेरिएबल को असाइन हो जाती है। तो num1 को 1.5 वैल्यू असाइन हो गई है, और जब वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन होती है तो इसका मतलब ये है कि फ़िलहाल इसकी वैल्यू 1.1 है, 1.5 है, और आगे नियर फ्यूचर या आगे किसी और लाइन में इसकी वैल्यू अगर मैं चेंज कर देता हूँ तो वो वैल्यू कंसिडर की जाएगी, ओल्ड वैल्यू नहीं मानी जाएगी, कंसिडर की जाएगी। यही असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब है यहाँ पर कि किसी भी वेरिएबल को मैं कितनी भी बार थ्रू आउट द प्रोग्राम वैल्यू असाइन कर सकता हूँ, और जो लेटेस्ट वैल्यू होती है वो हमेशा कंसीडर की जाती है। जब हमने असाइनमेंट ऑपरेटर पढ़ाए थे तब ये बात डिस्कस की थी। तो फिलहाल num1 को 1.5 असाइन की गई है, इसी तरीके से num2 को 6.3 असाइन की गई है। तो अब हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं, दोनों वेरिएबल को एक एक वैल्यू असाइन की गई है। अब मुझे सम निकालना है, तो मैं लिखूँगा यहाँ पर सम = num1 + num2। ऐड करने के लिए मुझे एक और वेरिएबल लेना पड़ेगा, वो वेरिएबल लिया मैंने सम,
और वैल्यू ले ली num1 प्लस num2, ठीक है। अब मुझे अगर ये सम करना है, डिस्प्ले कराना है, तो मुझे मैसेज लिखना पड़ेगा प्रिंट द सम ऑफ num1 एंड num2 इज़ सम। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बन जाता है। ये स्टेटमेंट आपने पहले ऐसे यूज़ नहीं किया होगा। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, प्रोग्राम करते जाएंगे, तो हम चीज़ों को समझते रहेंगे कि किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन होता है। यहाँ एक बात समझिए आप कि प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ किया जाता है बेसिकली वैल्यूज़ को प्रिंट कराने के लिए या मैसेज को प्रिंट कराने के लिए, और हम एक बार में दोनों वैल्यू प्लस वेरिएबल, वैल्यू प्लस मैसेज दोनों प्रिंट करा सकते हैं, सॉरी वैल्यू प्लस मैसेज दोनों प्रिंट करा सकते हैं। तो जब कभी भी हम मैसेज प्रिंट कराना होता है हमें प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर, तो हम पैरेंथेसिस साइन के अंदर डबल कोट्स या सिंगल कोट्स के अंदर मैसेज लिख देते हैं एज इट इज़। जो हमें प्रिंट कराना वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। जैसे इस केस में लिखा हुआ प्रिंट द सम ऑफ, और ये सिंगल कोट्स के अंदर लिखा हुआ। यहाँ ऑप्शन है आपके पास, डबल सिंगल आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, बोथ आर वैलिड, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद अगर देखिए, अब यहाँ इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, अगर आपको वैल्यू प्रिंट करानी है, ठीक है, तो वैल्यू पहली बात तो सिंगल या डबल कोट्स में नहीं लिखी जाएगी। दूसरी बात ये कि स्ट्रिंग और वैल्यू दोनों एक साथ प्रिंट कराने हैं, तो आपको कॉमा से सेपरेट करना पड़ेगा, कॉमा ऑपरेटर का यूज़ करना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ लिखा गया प्रिंट द सम ऑफ, डबल कोट्स सिंगल कोट्स में लिखा हुआ है, उसके बाद लिखा है कॉमा num1, तो द सम ऑफ तो एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। num1 की जो भी वैल्यू होगी प्रोग्राम में, वो इसमें प्रोग्राम में क्या है 1.5, तो यहाँ पर द सम ऑफ 1.5 प्रिंट होगा जब मैं प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराऊंगा। लेकिन अभी ये स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं हुआ, फिर कॉमा लगाया गया। अब मुझे फिर वेरिएबल और मुझे यहाँ पर स्ट्रिंग को सेपरेट करना है, तो फिर से मैं कॉमा लगाऊंगा। कहने का मतलब ये है कि जब कभी भी मुझे वेरिएबल स्ट्रिंग या स्ट्रिंग और वेरिएबल दोनों को सेपरेट करना होता है प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर, तो हम हमेशा कॉमा का साइन यूज़ करते हैं, फर्स्ट थिंग। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग ये कि मैसेज या स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का मतलब है सेट ऑफ कैरेक्टर्स, उसको हम हमेशा सिंगल कोट्स के अंदर लिखते हैं या डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं, जबकि वेरिएबल को हम एज इट इज़ लिखते हैं। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। प्रिंट स्टेटमेंट बेसिकली स्टेटमेंट को, प्रिंट फंक्शन बेसिकली स्टेटमेंट को प्रिंट कराने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके थ्रू हम मैसेज प्रिंट करा सकते हैं, इसके थ्रू हम वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करा सकते हैं। तो जब मुझे वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करानी होगी तो मैं वेरिएबल का नेम लिखूँगा। जब मुझे मैसेज प्रिंट कराना होगा तो मुझे सिर्फ मैसेज लिखना होगा, यानी स्ट्रिंग लिखनी होगी सिंगल कोट्स या डबल कोट्स के साइन के अंदर। और जब मुझे दोनों एक साथ प्रिंट कराने होंगे तो मैं कॉमा के साइन के साथ सेपरेट करूँगा, जैसा कि मैंने इस केस के अंदर किया है। आई थिंक अभी क्लियर हो गया होगा। लेकिन यहाँ पर आपके पहले आपने एक मैसेज प्रिंट कराया द सम ऑफ, तो इसलिए सिंगल कोट्स में लिखा पैरेंथेसिस साइन के अंदर। फिर आपको एक वैल्यू प्रिंट करानी थी वेरिएबल की, तो आपने कॉमा के साइन के बाद वेरिएबल का नेम लिखा जो num1 है। उसके बाद फिर आपको एक मैसेज प्रिंट कराना था, तो अगेन हमने एक सिंगल कोट्स के अंदर मैसेज लिखा एंड, ठीक है। फिर आपको वैल्यू प्रिंट करानी थी, तो फिर आपने कॉमा लिख के फिर आपने मैसेज प्रिंट वैल्यू वेरिएबल का नेम दिया num2। फिर आपको एक मैसेज प्रिंट कराना था, स्ट्रिंग प्रिंट करानी थी, तो फिर कॉमा लगा के फिर आपने सिंगल कोट्स के अंदर इस दिया। फिर लास्ट में फिर आपको एक वैल्यू प्रिंट करानी थी, तो कॉमा लगा के फिर आपने वेरिएबल का नेम सम दिया। मतलब बिल्कुल सिंपल है, एक ही प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर हम कितनी भी वैल्यू और कितने भी वेरिएबल प्रिंट करा सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। पर याद ही रखिएगा कि जब कभी भी मैसेज और वेरिएबल की वैल्यू को एक साथ प्रिंट कराना हो, तो हमें करना ये होता है कि हम दोनों को कॉमा से सेपरेट करते हैं, फर्स्ट थिंग। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग कि जब कभी भी हमें मैसेज प्रिंट कराना होता है तो मैसेज या स्ट्रिंग हम हमेशा डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में लिखते हैं, जबकि वेरिएबल के साथ ऐसा नहीं होता। वेरिएबल का नेम को हम एज इट इज़ लिखते हैं। तो वेरिएबल को वैल्यू से प्रिंट सेपरेट करना हो या वैल्यू को मैसेज को वैल्यू से सेपरेट करना हो या वैल्यू को मैसेज से सेपरेट करना हो, तो हम हमेशा कॉमा का साइन यूज़ करते हैं, जैसा कि हमने इस केस के अंदर किया है। और ये सब आपका किस में होगा, पैरेंथेसिस साइन के अंदर। तो अभी ये आपका प्रोग्राम बन चुका है। ऑब्वियसली दो नंबर थे आपके पास, नंबर 1 1.5, नंबर 2 6.3, और दोनों हम जैसे जानते हैं फ्लोट टाइप की वैल्यूज़ हैं। फ्लोट टाइप की जब हम बात करते हैं तो उसमें डेसिमल आता है, ठीक है। अगर हम एक इंटीजर भी लेंगे, इवन मैं यहाँ पर लेता num1 = 1 और num2 = 6, तो आंसर मेरा कितना आता है, आंसर मेरा आता 7.0, 7 नहीं आता 7.0 फ्लोट वैल्यू आती 1.0, और अगर मैं 6.0 लेता तो आंसर मेरा 7.0 आता। अगर मैं वैल्यू 1 और 6 लेता तो आंसर सिर्फ 7 आता। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि जब कभी भी आप कोई इंटीजर नंबर लेते हैं तो आंसर इंटीजर आता है, जब कभी आप फ्लोट वैल्यू लेते हैं तो आंसर फ्लोट ही आता है आपका, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा आप। तो इसमें चूंकि दोनों फ्लोट वैल्यू है, तो 1.5 की जगह अगर मैं 1 लिखता, 1.0 लिखता, और 6.3 की जगह मैं 6.0 लिखता, तो आपको लगता कि ये तो नंबर है, डेसिमल के बाद तो सिर्फ ज़ीरो है। तो देखिए डेसिमल आ गया, चाहे उसके बाद ज़ीरो है या कुछ और नंबर है, डजेंट मैटर,
आंसर वैल्यू वो एक फ्लोट वैल्यू हो गई और उस केस में आंसर फ्लोट में आएगा। इंटीजर में डेसिमल नहीं आ रहा है तो आंसर भी आपका फिर इंटीजर में ही आएगा, तो ये ध्यान रखिएगा इस केस में। तो छोटा सा प्रोग्राम था, यहाँ पर नंबर में हमने एक वैल्यू वेरिएबल की वैल्यू ली है 1.5, नंबर 2 में वैल्यू ली हमने 6.3। अब हमारे पास 2 वैल्यूज़ हैं और हमने दोनों को ऐड किया, आंसर स्टोर किया सम में और फिर मैसेज को प्रिंट कराया। तो एक छोटा सा प्रोग्राम था, आई होप आपको समझ में आ चुका होगा स्टूडेंट। ये कंप्लीट स्क्रीन पर मैं प्रोग्राम को कर देता हूँ ताकि आप आसानी से देख सकें। इसको नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में और इसको एग्जीक्यूट करके देखिए। अगर आपके पास अपना लैपटॉप है तो जो पाइथन का सॉफ्टवेयर पाइथन 3.x कोई भी 3.3 हो, 3.7 हो, 3.5 डजेंट मैटर, आप उसमें इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करा सकते हैं। और अगर आपके पास अपना पर्सनल कंप्यूटर नहीं है तो आपके पास डेफिनेटली मोबाइल तो होगा क्योंकि ऑनलाइन क्लास तो आप करते ही हैं। तो अपने स्मार्टफोन में फिर आपका जो एंड्रॉयड मोबाइल है आपके पास, उसमें पाई.3 एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए प्ले स्टोर से जाके और उसमें प्रोग्राम को रन करा लीजिए। पाई.3 को कैसे यूज़ करना है मैं अपने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाके वो वीडियो देख लीजिए, तो आपको डाउट्स और क्लियर हो जाएंगे। तो ये था हमारा प्रोग्राम नंबर 1 जिसमें हमने ये देखा कि हम 2 नंबर्स को कैसे ऐड कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए इसके सेकेंड पार्ट की तरफ चलते हैं। देखिए ये क्या था आपका, वेट ए सेकेंड, ओके। ये जो फर्स्ट पार्ट था इसका, इसमें आपका नंबर फिक्स थे। तो जब जितनी भी आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराओगे उतनी बार आंसर सेम आएगा। आंसर सेम इसलिए आएगा क्योंकि जो आपने वेरिएबल को वैल्यू प्रोवाइड की है वो एक कांस्टेंट है, ठीक है, और थ्रू आउट द प्रोग्राम वो वैल्यू सेम रहेंगी, तो आंसर भी आपका हमेशा सेम रहेगा। लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है। जनरली क्या होता है कि हमें प्रोग्राम में आपको वेरिएबल की वैल्यू को प्रोवाइड कराना होता है या हम देते हैं, और हम हमेशा ये चाहते हैं कि जो वैल्यू हम एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन प्रोवाइड कराएं उसी के अकॉर्डिंग आपका प्रोग्राम बने या एग्जीक्यूट हो। तो इसके लिए क्या है पाइथन में इसके लिए है यूज़र इनपुट। तो यूज़र इनपुट का कॉन्सेप्ट है। यूज़र इनपुट का मतलब है एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम आपसे इनपुट मांगा जाएगा, आप वैल्यू दोगे और आप जो वैल्यू दोगे उसी के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन होके आएगी। जैसे इस केस में हम क्या समझ सकते हैं, इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराएंगे तो हमसे कहा जाएगा इनपुट एनी नंबर या इनपुट नंबर 1। तो आपने नंबर 1 इनपुट कर दिया 5। अब आपने फिर सेकंड मैसेज 5 एंटर करते ही आपका फिर सेकंड मैसेज आएगा एंटर नंबर 2, ठीक है। जब तक आप नंबर 2 की वैल्यू को इनपुट नहीं कराओगे तब तक प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ेगा। तो फिर आपने नंबर 2 की वैल्यू इनपुट करा दिया, आपने सपोज किया 7। तो अब जो आंसर आएगा जो आपने इनपुट दिया है उसके अकॉर्डिंग आएगा, ठीक है। तो प्रोग्राम पहले जब तक आप इनपुट नहीं देते तब तक आगे बढ़ता नहीं है। फर्स्ट इनपुट दोगे फिर प्रोग्राम आगे बढ़ेगा, फिर सेकंड इनपुट दोगे तो प्रोग्राम आगे बढ़ेगा। जितने भी इनपुट है जब तक उन इनपुट की वैल्यू को नहीं दोगे प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ेगा, और जब वो इनपुट की वैल्यू दे दोगे तो उसके अकॉर्डिंग प्रोग्राम में जो भी कुछ कैलकुलेशंस होगी वो आपका रिफ्लेक्ट होगी आपके आंसर में। तो ये कॉन्सेप्ट रहता है आपका पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर। तो अभी जैसे हमने पिछले केस में देखा कि कांस्टेंट थे, नंबर वैल्यू फिक्स थी, तो आंसर भी हमेशा एक ही आना था। लेकिन चूंकि अब यूज़र इनपुट है और यूज़र इनपुट कुछ भी हो सकता है, हम कुछ भी दे सकते हैं जी, ज़रूरी नहीं है कि हम हर बार सेम वैल्यू दें, हम डिफरेंट वैल्यू देंगे। तो जैसे हम डिफरेंट वैल्यू देंगे हमारा आंसर भी उसी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। तो कैसे होता है इसको थोड़ा समझते हैं। इसको समझने के लिए आपको पहले समझना होगा कि हम एक इनपुट फंक्शन यूज़ करते हैं। अभी तक क्या था कि हम वैल्यू प्रोवाइड कराते थे। पिछली बार मैंने यहाँ पर आपको num1 इक्वल टू एक वैल्यू प्रोवाइड कराई थी। इस बार हम वैल्यू प्रोवाइड नहीं कराएंगे, इस बार हम इनपुट फंक्शन लिखेंगे। और एक इनपुट फंक्शन का काम ये होता है कि ये यूज़र इनपुट के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पर हम यूज़र इनपुट के लिए इनपुट फंक्शन का यूज़ करते हैं। फंक्शन है तो पैरेंथेसिस का साइन भी होगा, और पैरेंथेसिस साइन के अंदर सिंगल या डबल कोट्स के अंदर हम मैसेज प्रिंट कराएंगे। ये मैसेज एज इट इज़ स्क्रीन पर आएगा जब कभी भी हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे, और जब तक इसकी वैल्यू हम एंटर नहीं कराते प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ेगा। तो हमें लिखना होगा num1 इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है। ये सिंगल कोट्स या डबल कोट्स के अंदर लिख सकते हैं आप, और पैरेंथेसिस साइन के अंदर इनपुट आपका फंक्शन है, ठीक है। फंक्शन है तो पैरेंथेसिस का साइन आएगा ही आएगा। फंक्शन की पहचान ये है कि पैरेंथेसिस का साइन रहता ही रहता है। ये एक इनपुट है, इनपुट फंक्शन है। अब num1 को इनपुट करा दिए तो फिर num2 को भी इनपुट कराना होगा। तो num2 के लिए भी ऐसे ही लिखेंगे हम num2 इज इक्वल टू इनपुट एंटर सेकंड नंबर। ये भी सिंगल कोट्स के अंदर लिखेंगे, पैरेंथेसिस साइन के अंदर लिखेंगे। ये क्लोज हो गया। फिर लिखेंगे ऐड 2 नंबर्स, ठीक है। तो ऐड 2 नंबर्स लिखेंगे तो यहाँ पर अब मुझे फॉर्मूला लगाना होगा। क्लियर है। तो देखिए यहाँ पर
अब जो मैं बताने जा रहा हूँ थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसको समझिएगा। नंबर हमने इनपुट करा लिया, ठीक है, लेकिन नंबर का डेटा टाइप क्या होगा? डेटा टाइप क्या कहलाता है? डेटा टाइप कहलाता है टाइप ऑफ डेटा, कि डेटा का टाइप क्या है, ठीक है। अब आप ये जानना चाहते हैं कि डेटा का टाइप क्या है, ये बताना चाहेंगे, तो आपको आपके पास दो ऑप्शन है। या तो एट द टाइम ऑफ इनपुट फंक्शन आप उसे डिक्लेयर कर दीजिए, जो मैंने नहीं किया है, मैंने सिर्फ एक मैसेज लिखा इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर। या फिर आप ये काम कीजिए कि जब आप कैलकुलेशन करने जा रहे हैं तो फिर वहाँ मेंशन कर दीजिए। तो जैसे मैंने यहाँ लिख दिया फ्लोट नम वन, इसका मीनिंग नम वन की जो वैल्यू होगी वो फ्लोट टाइप की होगी। इट मीन्स वो उसमें डेसिमल आएगा, ठीक है। अगर मैं फ्लोट को इनपुट से पहले लिख देता और पूरे फंक्शन को और इनपुट को, ये स्टेटमेंट को कंप्लीट पैरेंथेसिस साइन के अंदर लिख देता, तो इनपुट जो भी वैल्यू होती है वो फ्लोट होती है एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ द नम वन। पर वहाँ मैंने किया नहीं था, तो मुझे अब करना पड़ेगा। तो यहाँ सम वन इज इक्वल टू फ्लोट नम वन, तो नम वन की जो वैल्यू होगी फ्लोट टाइप की हो जाएगी। इसी तरीके से मुझे नम टू की वैल्यू को फ्लोट में कन्वर्ट करना है, तो मैंने लिखा फ्लोट नम टू, तो नम टू की जो वैल्यू होगी वो भी फ्लोट हो जाएगी। तो अब होगा क्या कि मैंने इनपुट तो नंबर करा दिए, लेकिन अब उनको मैंने फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। अब आंसर जो भी कुछ होगा नम वन का नम टू का वो ऐड हो जाएगा, और ऐड होने के बाद एक फ्लोट टाइप की वैल्यू जो सम वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। अब मुझे आंसर को डिस्प्ले कराना है, स्क्रीन पर डिस्प्ले कराना है, तो ऑब्वियसली उसके लिए मैं प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ करूँगा। तो फिर प्रिंट स्टेटमेंट लिखा गया है। अब प्रिंट स्टेटमेंट के बारे में एक बार फिर से बता दूं, स्क्रीन पर आपको कुछ भी प्रिंट करना है, कोई मैसेज प्रिंट करना है, किसी वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कराना है, तो हम प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। प्रिंट स्टेटमेंट में ये बात आप हमेशा याद रखिएगा कि प्रिंट स्टेटमेंट में हमेशा जो स्ट्रिंग है, ठीक है, जो जो मैसेज है आपका, उसको हम सिंगल कोट से डबल कोट साइन के अंदर लिखते हैं। वेरिएबल की वैल्यू को हम एज इट इज़ लिखते हैं। इसका मतलब ये है कि उसे सिंगल कोट से डबल कोट्स के अंदर मेंशन नहीं करेंगे। और अगर हमें दोनों एक साथ लिखने हैं, अपना मैसेज भी लिखना है और वेरिएबल की वैल्यू भी प्रिंट करानी है, तो हम कॉमा से सेपरेट कर देंगे। पहले मैसेज आ रहा है, बाद में वेरिएबल आ रहा है आपका, तो कॉमा लगाएंगे। पहले वेरिएबल आ रहा है, बाद में मैसेज आ रहा है, तो भी कॉमा लगाएंगे। और एक ही मैसेज में, अगर एक ही स्टेटमेंट में अगर आपको ऐसा लगता है कि एक से ज़्यादा मैसेज है, एक से ज़्यादा वेरिएबल है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कॉमा से सेपरेट करते जाइए। बस याद ये रखिएगा, मैसेज जब भी लिखें सिंगल या डबल कोट्स के अंदर लिखें। वैल्यू वेरिएबल का जो भी वैल्यू है उसे जब भी कभी लिखें तो उसे कॉमा से सेपरेट करते रहें, उसे बिना सिंगल या डबल कोट्स के में लिखेंगे और दोनों को कॉमा से सेपरेट करते रहेंगे, जैसा कि इस केस में किया गया है। देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रिंट द सम ऑफ, तो द सम ऑफ जो स्टेटमेंट है ये सिंगल कोट्स के अंदर लिखा गया है, कॉमा नम वन क्या है आपका वेरिएबल, फिर कॉमा एंड क्या है आपका, अगेन एक स्ट्रिंग है, फिर कॉमा नम टू क्या है, एक वेरिएबल, फिर कॉमा, फिर इज क्या है आपका, एक स्ट्रिंग है, फिर कॉमा, फिर सम क्या है आपका, एक वेरिएबल है। तो देखिए इसके अंदर हमने क्या काम किया है, इसके अंदर डिफरेंट वेरिएबल और डिफरेंट वैल्यूज़ को प्रिंट कराने की कोशिश की है विद इन अ सिंगल स्टेटमेंट। तो ये हम कर सकते हैं और उसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, लेकिन बस इतना याद रखिएगा कि जब कभी भी हम ऐसा करने की कोशिश करते हैं तो इसमें हम वेरिएबल और वैल्यू को कॉमा से सेपरेट करते हैं, फर्स्ट थिंग। एंड द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि मैसेज को सिंगल या डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे, जबकि वैल्यू को हम डायरेक्ट एज इट इज़ ही लिखेंगे, ठीक है। तो ये देखिए मैसेज आ गया, द एंड जब हम इसे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराएंगे तो आंसर आएगा एंटर फर्स्ट नंबर। तो आपसे यहाँ फर्स्ट नंबर मांगा जाएगा, आपको नंबर देना होगा, तो आपने दे दिया नंबर 1.5। फिर आपसे कहा नंबर सेकंड मैसेज प्रिंट होकर आएगा इंटर सेकंड नंबर, और आपको यहाँ पर वैल्यू देनी होगी। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी मैसेज लिखा आएगा इंटर फर्स्ट नंबर, तो सिर्फ इतना ही स्क्रीन पर दिखाई देगा, और जब तक आप वैल्यू नहीं दोगे यहाँ पर, ठीक है, तब तक ये प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ेगा। जैसे ही आपने वैल्यू दे दी 1.5, तभी आपका सेकंड स्टेटमेंट अपीयर होगा स्क्रीन पर, जिसमें लिखा आएगा एंटर सेकंड नंबर। यहाँ फिर आपको एक वैल्यू देनी होगी, और जब तक आप वैल्यू नहीं दोगे प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ेगा। और आपने दी दिया 6.3, इसको यूज़र इनपुट बोला जाता है। यानी हमने और आपने जो इनपुट दिया है ये यूज़र इनपुट है। अब प्रोग्राम इसके अकॉर्डिंग बिहेव करेगा। अब ये चूँकि एडिशन का प्रोग्राम है, तो जो वैल्यू हमने दी है, रिज़ल्ट हमारा फाइनल रिज़ल्ट इसके अकॉर्डिंग आएगा, ठीक। तो इसके बाद देखिए, इसके बाद जैसे ही आपने सेकंड वैल्यू दे दी, अब यूज़र इनपुट का काम कंप्लीट हो गया, तो प्रोग्राम अपनी कैलकुलेशन करेगा। ऑब्वियसली इन दोनों नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम था, तो दोनों नंबर ऐड होंगे, और इसमें हमने चूँकि एक प्रिंट स्टेटमेंट दे रखा था, तो फिर फाइनली जो आंसर है वो प्रिंट स्टेटमेंट के थ्रू रिफ्लेक्ट होगा। तो मैसेज कुछ ऐसा आएगा, द सम ऑफ, अब याद कीजिएगा द सम ऑफ जो मैसेज था वो एक स्ट्रिंग थी, तो एज इट इज प्रिंट होगा। नम वन एक वेरिएबल था, तो नम वन की जो वैल्यू है प्रोग्राम में वो प्रिंट होगी, जो 1.5 है। एंड अगेन एक स्ट्रिंग थी, तो एंड एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। नम टू एक वेरिएबल था जिसकी वैल्यू 6.3 थी, तो 6.3 प्रिंट होगा। नम टू प्रिंट नहीं होगा।
इज़ एक स्ट्रिंग थी तो इज़ एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। 7.8 एक आपका आंसर था इसका, जब 1.3 1.5 और 6.3 को ऐड किया तो फिर फाइनली आंसर इसमें प्रिंट होके आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका आंसर प्रिंट होगा। तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम था जिसमें ये बताने की कोशिश की गई है कि यूज़र इनपुट किस तरीके से देते हैं प्रोग्राम के अंदर। इसमें भी दो बातें याद रखिएगा, मैं प्रोग्राम एक बार फिर से दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये अगर मैं सम के टाइम पर num1 और num2 से पहले फ्लोट नहीं लिखना चाहता तो मुझे इनपुट से पहले फ्लोट को मेंशन करना होगा। तो दोनों तरीके से आप प्रोग्राम को कर सकते हैं, ठीक है। एट द टाइम ऑफ इनपुट आप बता दीजिए डेटा टाइप इसका क्या है, इंट है या फ्लोट है। इंट टाइप का मतलब है, इंट डेटा टाइप का मतलब है इंटीजर टाइप की वैल्यू है, इंटीजर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। और फ्लोट का मतलब है कि वो एक फ्लोट टाइप की वैल्यू, मतलब इसमें डेसिमल आएगा 1.5 6.3 2.9 इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपके पास दोनों ऑप्शन है कि या तो आप इनपुट से पहले लिख दीजिए डेटा टाइप, और वहाँ अगर आपने नहीं लिखा है तो जहाँ आपने कैलकुलेशन किया वहाँ आप डेटा टाइप लिख दीजिए। जैसे इसके अंदर किया गया है सम num1 प्लस num2 नहीं लिखा गया, क्या लिखा है, फ्लोट num1 प्लस फ्लोट num2 ये लिखा गया। और दूसरी तरीके से अगर हम इसे करने की कोशिश करेंगे तो हम लिखेंगे num1 इज इक्वल टू फ्लोट पैरेंथेसिस के अंदर इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर। इसी तरीके से num2 फ्लोट पैरेंथेसिस विद इन पैरेंथेसिस साइन इनपुट एंटर सेकंड नंबर। कंप्लीट मैसेज पैरेंथेसिस साइन के अंदर होगा, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये दोनों तरीके से कर सकते हैं। इसमें मैंने फर्स्ट मेथड यूज़ किया है जिसमें एट द टाइम ऑफ कैलकुलेशन मैंने डेटा टाइप को बताया कि इसका डेटा टाइप फ्लोट है या इंट है। आई थिंक अब आपको थोड़ा बहुत समझ में आ चुका होगा। और मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि प्रोग्राम को थोड़ा एग्जीक्यूट करके देखिए। अगर आपके पास अपना पर्सनल कंप्यूटर है तो पाइथन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लीजिए, पाइथन 3.x का कोई भी हो, 3.3 3.7 3.5 3.9 वटेवर, उसमें आपका प्रोग्राम इजीली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और या फिर अगर आपके पास नहीं है तो जैसे मैंने बताया कि एक मोबाइल ऐप है पाइडॉट 3, आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल होगा तो उसमें इस ऐप को यूज़ करके हम प्रोग्राम बना सकते हैं पाइथन के। तो पाइथन को एग्जीक्यूट करने के लिए आपके पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, मैं कहना ये चाह रहा हूँ। अगर आपको करना है तो आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं, पढ़ना है तो पढ़ के समझ सकते हैं। वीडियो में आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, और अगर नहीं समझ में आ रहा तो क्लास में फिर ये चीज़ डिस्कस होंगी डिटेल में, तो आप वहाँ भी पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं, ओके। तो स्टूडेंट ये हमारा एक छोटा सा प्रोग्राम था, और ऑब्जेक्ट इस प्रोग्राम को बताने का सिर्फ इतना था कि आप ये सीख लें कि प्रोग्राम किस तरीके से बनाया जाता है। अब मैं यहाँ पर एक थोड़ी बेसिक बात बताता हूँ यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो मुझे नहीं लगता आप किसी भी प्रोग्राम में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम होने वाली है। और वो बात ये है कि जब कभी भी आपके पास कोई सिंपल सा प्रोग्राम बनाने को आता है तो उसके 3 मेन पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट होता है कि आप पहले फॉर्मूला देखिए, उसका फॉर्मूला क्या है, ठीक है। फाइंड आउट द फॉर्मूला फर्स्ट। जैसे अगर आपसे ये कहा जाता है यू हैव टू कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट, आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो आपको भी पता होना चाहिए कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है। तो आप जानते हैं मैथमेटिक्स में तो एस आई इजिकल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ठीक है। अब आपको इस फॉर्मूले को कन्वर्ट करना है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, यानी आपको ऑपरेटर्स वही यूज़ करने हैं जो पाइथन प्रोग्रामिंग में यूज़ होते हैं, ना कि वो जो आपको मैथमेटिक्स में यूज़ होते हैं। ये अलग बात है कि मैथमेटिक्स के कुछ ऑपरेटर एज इट इज़ पाइथन में भी यूज़ होते हैं, जैसे प्लस है माइनस है, लेकिन जैसे मल्टीप्लाई के लिए आप एस्टेरिक का साइन यूज़ करते हैं, जबकि मैथ में हम डॉट यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आप उसको पाइथन ऑपरेटर्स आपने पढ़े हैं, पाइथन प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग उसे कन्वर्ट कर लीजिए। देन आफ्टर सेकंड स्टेप ये है कि फॉर्मूले में राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों को देखिए। राइट हैंड साइड में फर्स्ट ऑफ ऑल वेरिएबल को काउंट कीजिए, जितने वेरिएबल राइट हैंड साइड में आ रहे हैं। जैसे सिंपल इंटरेस्ट के केस में फॉर्मूला ये हो जाएगा एस आई इजिकल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ठीक है। तो राइट हैंड साइड में जितने वेरिएबल आ रहे हैं उनको काउंट कर लीजिए। इस केस में वेरिएबल आ रहे हैं पी आर और टी, तो ये 3 वेरिएबल हैं। तो ये जो 3 वेरिएबल हैं आपको इनको इनपुट कराना होगा, ठीक है। तो इनको इनपुट स्टेटमेंट के थ्रू इनपुट कराएंगे, और कैलकुलेट जब रिजल्ट निकालेंगे तो फाइनल आंसर हम एस आई में स्टोर करेंगे। तो एस आई को मुझे प्रिंट कराना है, तो इट मीन्स टोटल वेरिएबल मुझे जो इसमें चाहिए वो 4 वेरिएबल चाहिए, 3 इनपुट के लिए और 1 आउटपुट के लिए। यहाँ याद रखने वाली बात ये भी है कि जब आप वेरिएबल का नेम लें तो वेरिएबल के जो रूल्स हैं डिक्लेयर करने के, जैसे हमने आइडेंटिफायर के रूल में पढ़ा था, ठीक है। आइडेंटिफायर वेरिएबल नेम फंक्शन नेम क्लास नेम को आइडेंटिफाई कहते हैं। तो वहाँ जो रूल है वो रूल आपको याद होने चाहिए। वो रूल मैं एक बार फिर से बता देता हूँ आपको। आप लेटर का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, अपर केस से लोअर केस लेटर का कोई भी, ठीक है। उसमें नंबर्स भी ले सकते हैं आप 0 to 9,
आप उसमें स्पेशल सिंबल सिर्फ अंडरस्कोर ले सकते हैं, बाकी कोई स्पेशल सिंबल कंसीडर नहीं होना चाहिए, इवन स्पेस भी नहीं ले सकते आप। और फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आप कीवर्ड यूज़ नहीं कर सकते। और जब आप वेरिएबल का नेम लें यहाँ पर, तो ये ध्यान रखें कि वेरिएबल का नेम नंबर से स्टार्ट ना हो, नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। नंबर 1 जैसे एक वेरिएबल का नेम है, ठीक है, 1 नंबर गलत है, अंडरस्कोर नंबर भी ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना होगा। तो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।